स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फर्स्ट नंबर चैप्टर का MVVIN की मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो बिना टाइम को देरी किए, बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, मानवतावाद किसकी एक और विचारधारा है? तो यह मानवतावाद जो है मानव भूगोल की एक और विचारधारा है। ठीक है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र कहलाती है? तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र कहलाती है। मानवतावादी, अमूल्यवादी, व्यवहारवादी विचारधारा का उदय कब हुआ? तो ये जो है 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है, मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद विचार का दौर कब आया? तो 1990 में आया। ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखिए कन्फर्म। मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन की शुरुआत के दशक कौन सा है? तो 1930। मानव भूगोल की उप क्षेत्र चिकित्सा किस विषय से संबंधित है? तो महामारी विज्ञान से। मानव भूगोल के क्षेत्र आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र कौन सा है? तो संसाधन भूगोल। अगला और लास्ट प्रश्न है, उपनिवेश युग का उपागम क्या था? तो अनुवेशन और विवरण। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर से और भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इससे नहीं, हम लोग डायरेक्ट अभी यहाँ से करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने देंगे, सभी को हम लोग टच करेंगे। फिलहाल आप लोग अभी यहाँ पर देखिएगा। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट के द्वारा लिखा गया है? तो का समास, यह जो पुस्तक है हमबोल्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन ऐसा है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है? फैब्रे किससे संबंधित है? फैब्रे जो है किससे संबंधित है? तो संभववाद से। अगला प्रश्न, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो वह जो है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया। क्योंकि इस प्रश्न में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, फिर भी आप लोग इस प्रश्न के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोगों को कंफर्म कंठस्थ याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अथवा आप लोग कहीं ना कहीं से इसको कोशिश कीजिएगा कंठस्थ याद करने का, गूगल हो या किसी तरीके से। वैसे हम इस पर हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कहीं हो सके ये भी दोनों होगा, चूँकि अभी फिलहाल याद रखिए मानवीय घटक। अगला देखिए, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका उत्तर तो दोनों होगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित यह नहीं है। अगला प्रश्न, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो यह जो कहा था एलेन सेम्पुल ने कहा था। ठीक है, एलेन सेम्पुल ने, ये सैंपल भी कहा जाता है शायद। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक जो है रेटजोल, ये कभी कहीं पे रेटजेल भी लिखा रहता है, इसी को कहा जाता है। जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वारेनियर, क्या है? वारेनियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी, क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा उत्तर रेटजेल। ठीक है ना। अगला देखिएगा, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो सबसे पहले लुसियन फैब्रे ने किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो ये एलेन सी सैंपल ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चूंकि इस पर भी हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, सटीक आंसर इसका होना चाहिए प्राचीन महाकाव्य। ठीक है ना, प्राचीन महाकाव्य क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत, तो यात्रियों के विवरण दिए तो भौगोलिक सूचना का स्रोत है। चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने, ये भी प्राचीन मानचित्र, ये भी है। लेकिन प्राचीन महाकाव्य की अगर चर्चा करती है शायद नहीं होगा, हमें इस पर भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हालांकि यही होना चाहिए। फिलहाल आप लोग को कंठस्थ याद हो तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गलत तो कभी नहीं बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। जिस पे हमें डाउट लगेगा उसे मैं स्वयं ही छोड़ दूंगा, उसे बाद में जरूर क्लियर करूंगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? कौन ऐसा है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो द्वैधता पर आश्रित। ठीक है ना, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है?
तो फ्रेडरिक रटजेल। आधुनिक, आधुनिक की बात हो रहा है, तो फ्रेडरिक रटजेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो ई कांट, रिटर, और एक बोला है कि हमबोल्ट, और बोला है कि इनमें से सभी। चूंकि इनमें से सभी तो नहीं होना चाहिए, नियतिवाद के विचारक ये हमबोल्ट होना चाहिए, ठीक है ना, सभी नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानव बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न देखिएगा, भूगोल का जनक माना जाता है, कौन माना जाता है? तो यूनान को। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो यूनान को। रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो टेलर ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा मानव भूगोल के। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है? किसका परिभाषा है यह? तो यह जो परिभाषा है विडॉल डी ला ब्लास का, ठीक है ना, विडॉल डी ला ब्लास ने, ठीक है। इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम पता है क्या है? पॉल विडाल डी ला ब्लास, इसका पूरा नाम है, ठीक है। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकवाद के लिए। अगला प्रश्न, ब्लास जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लास, उसी का जिसका नाम अभी हम बोले हैं, पॉप विडॉल डी ला ब्लास, उसी का ब्लास शॉर्ट में यहाँ बोला है कि वह किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो संभववाद से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही बस। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। हर एक हाल में एक कमेंट होना चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद, जय भारत।